मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा, और किसी को भी ऐसा हार्ट लगेगा कि उसको हार्ट अटैक हो जाएगा या मैं मर जाऊंगा, तो उसको परेशानी तो होगी ही। तो अक्सर ये देखा गया है जिन भी फीमेल्स का सेक्सुअल अब्यूज़ होता है उनमें 60% चांसेस होते हैं कि आने वाले टाइम में उनको पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। काफ़ी सारे लोग जो हैं कई बार अल्कोहल पीते हैं, जब वो पहली बार अल्कोहल पीते हैं उनको बड़ा रिलैक्सिंग लगता है, या दोस्त भी कह देते हैं एक आधा पैग लगा लिया कर, टेंशन नहीं होगी। तो ये देखा गया है कि अक्सर जो लोग शराब लेट उम्र में शुरू करते हैं काफ़ी बार उनको कोई ना कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। ये ऐसा होता है कि जंगल में शेर आया और आपके पास बंदूक है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बट बंदूक में गोली होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर की। बहुत कॉमन होता है कि कई बार क्या होता है, अचानक एक इंसान है उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, उसकी वजह से उसकी छाती में उसे भारीपन महसूस होने लगा, उसको ठीक से सांस नहीं आने लगा, उसके हाथों में कंपन होने लगी, बैठे बैठे एसी में भी पसीना आने लगा, हाथों में ठंडा गर्म महसूस होने लगा, उसके बाद पेट में कुछ अजीब सा होने लगा, ऐसे लगने लगा जैसे मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। फैमिली जो अचानक डर गई, वो सीधा इमरजेंसी लेके गई। इमरजेंसी में उन्होंने ईसीजी कराया, बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ी देर के लिए रखा, एक आधी बोतल ग्लूकोज चढ़ाई और बोला कि आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप घर जा सकते हैं। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद फिर घबराहट, फिर दिल की धड़कन। तो पेशेंट के मन में डर बैठ गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो सीरियस है। तो उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, फिर ईसीजी कराया, फिर ईको कराया। अब पेशेंट खुद ही चाहता है कि उसकी जांच हो, लेकिन जांचें नॉर्मल आ रही हैं। कई लोग तो अपनी एंजियोग्राफी भी करा लेते हैं, सीटी स्कैन भी करा लेते हैं, एमआरआई भी करा लेते हैं, होल बॉडी चेकअप भी करा लेते हैं, बट वो समझ नहीं पाते कि ये घबराहट का अटैक है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि ये हार्ट अटैक आमतौर पे तो 30-40 साल की उम्र के बाद ही होगा। पहले तो 50 साल पे हुआ करता था, बट जो भी है लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से। लेकिन जो पैनिक अटैक होता है वो लगभग 20-25 साल की उम्र में होता है और एक हेल्दी इंसान को होता है, और डेफिनेटली उसको अपनी मेडिकल जांचें करानी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि छाती या लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से हो, फेफड़ों की प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, हो सकता है किसी को शुगर हो, उसकी शुगर अचानक कम हो रही हो, इसकी वजह से उसको घबराहट या बेचैनी हो रही हो, और भी कई मेडिकल चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हमने इन्वेस्टिगेशंस करा ली, हमने अपने रिपीटेड ईसीजी भी करा लिए, वो नॉर्मल आ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लिया, वो भी नॉर्मल कह रहा है, छाती का डॉक्टर को दिखा लिया, वो भी कह रहा है कि कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, हमने अपनी ब्लड शुगर बाकी टेस्ट कराए, वो सब भी ठीक है। कभी कभार टेस्ट में थोड़ा विटामिन डी सी कम आ गया या विटामिन B12 कम आ गया, तो हमने वो इंजेक्शन लगाने हैं तो इंजेक्शन लगवा लिए, टैबलेट्स खानी है तो टैबलेट्स खा ली, सैशे ले लिए और हम सेटल हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी फिर घबराहट हो रही है। तो शुरू में तो फैमिली जो है वो बहुत कोऑपरेट करती है और वो समझती भी है, लेकिन 3-4 बार के बाद जो है फैमिली बहुत कंफ्यूज हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। तो दोस्तों ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ना कि शारीरिक परेशानी। जैसे एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है कि मन की परेशानी की वजह से पेट खराब हो जाता है, उसी तरह जो पहले एक डॉक्टर थे डी कोस्टा, उन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर में एक टर्म दी थी इरिटेबल हार्ट सिंड्रोम। मतलब कि टेंशन की वजह से जो सोल्जर्स हैं या घबराहट की वजह से उनकी दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ रही हैं, उसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा, और किसी को भी ऐसा हार्ट लगेगा कि उसको हार्ट अटैक हो जाएगा या मैं मर जाऊंगा, तो उसको परेशानी तो होगी ही। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, पसीने आएंगे। कई लोग तो मैंने देखा है कि वो बीपी की मशीन रखते हैं, घर में भी, गाड़ी में भी, ऑफिस में भी। और एक पेशेंट तो मेरे थे, वो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था या जब उनको घबराहट हो जाती थी वो अपनी गाड़ी जो थे वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कर देते थे। उसके बाद वो इंतज़ार करते थे कि उनकी घबराहट कम हुई या नहीं, क्योंकि बार बार ईसीजी करा चुके थे, ईको भी करा चुके थे, टीएमटी भी करा चुके थे। तो जब उनको रिलैक्सेशन हो जाती थी फिर वो घर चले जाते थे। ये कई बार तो पेशेंट इतना भी घबरा जाते हैं कि उनको लगता है कि आसपास जो है वो अस्पताल कहाँ पर है जब वो कहीं जा रहे हैं, तो इतनी दहशत भी होती है। कई बार तो लोग होता है वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, या फिर घर में रहना चाहते तो चाहते हैं कोई हो मेरे पास, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर अचानक मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे बचाएगा कौन, मैं बचूंगा कैसे। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो पैनिक अटैक की वजह से हो सकते हैं। और ये पैनिक डिसऑर्डर कब बनता है? पैनिक का मतलब है बहुत ज़्यादा घबरा जाना, और उसके साथ जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है हमारी बुक में वो है इम्पेंडिंग डूम। इम्पेंडिंग मतलब कुछ होने वाला है, डूम मतलब बहुत ही बुरा। तो मरीज को लगता है कि कुछ होने वाला है जो कि बहुत ही बुरा होने वाला है। अगर ऐसा कोई अटैक होता है, जो मैंने आपको लक्षण पहले भी बताया, जैसे दिल की धड़कन होना, छाती में भारीपन होना, पेट में कुछ अजीब सा या उल्टी का मन करना, सांस ना आना ठीक से, सर में कुछ झंझनाहट सी होना, ठंडा गर्म लगना, चींटियाँ जैसी काटना, ये सारे लक्षण जो हैं वो पैनिक अटैक के हो सकते हैं, जो 10 मिनट में ही पीक कर जाते हैं। अक्सर 30 मिनट में बिना किसी इलाज के ठीक भी हो जाते हैं।
और कई बार एक आधा घंटा भी रह सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से या सेक्स की वजह से या एक्सरसाइज करने की वजह से या इमोशनली किसी चीज़ में एक्साइटेड होने की वजह से भी पैनिक अटैक हो जाए। अक्सर तो आम तौर पे ये बिना बात के कभी भी हो सकता है कि आप आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, लेटे हुए हैं और तब भी पैनिक अटैक हो गया बिना किसी चिंता या सोच के भी। तो उससे इंसान परेशान हो जाता है क्योंकि उसको लगता है मेरे को तो कोई टेंशन भी नहीं थी, मेरे को कोई स्ट्रेस भी नहीं थी, फिर ये घबराहट मुझे क्यों हुई। अक्सर ये जो डिसऑर्डर है ये औरतों में मर्दों के मुकाबले ज़्यादा कॉमन है। वैसे तो ये 1 से 4% लोगों में होता है 100 में से, जिसका मतलब काफ़ी कॉमन है। फीमेल्स में लगभग डबल है, क्योंकि जितने भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि फीमेल सेंसिटिव और इमोशनल होती हैं, तो उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। उसके अलावा अगर हम इसके कारणों की कोशिश करें समझने की, तो इसमें एक तो जेनेटिक हिस्ट्री होती है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में भी किसी ना किसी को कोई घबराहट होती है, ज़रूरी नहीं है उनको पैनिक हो सकता है फैमिली में किसी को OCD हो या किसी को सोशल फोबिया हो, लोगों से बात करने में घबराहट होती हो, या GAD हो, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने की आदत हो, या फोबिया हो, किसी खास बात पे घबराहट होती हो, या बीमारी का डर लगता हो, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। तो इस तरह की कई चीज़ें जो हैं फैमिली में हो सकती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि जेनेटिकली ही उसको खानदान से वो जीन्स मिले, इसकी वजह से जो है वो उनको एंग्जाइटी होती है। उसके अलावा इसके साइको सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे बचपन में जैसे तारे ज़मीन पे जो था वो बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था, तो अगर माँ बाप से सेपरेशन हो जाती है तब भी लोग एंग्शियस हो जाते हैं या घबरा जाते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा बचपन में अगर किसी को अलग कर दो या कोई चला जाए जिससे इमोशनली क्लोज होते हैं तो बच्चे को फीवर तक चढ़ जाता है। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि बचपन में अगर सेपरेशन या उस तरह से चीज़ें रही हैं तो दिक्कत। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत होती है जिसमें सेक्सुअल अब्यूज़ की या चाइल्ड अब्यूज़ की हिस्ट्री हो। सेक्सुअल अब्यूज़ मतलब प्यूबर्टी से पहले, मतलब वैसे तो प्यूबर्टी के बाद भी हो सकता है, बट अगर बच्चों में इस तरह का कोई चीज़ होती है, और बोलने में तो अच्छा नहीं लगता बट ये काफ़ी कॉमन है फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। तो अक्सर ये देखा गया है जिन भी फीमेल्स का सेक्सुअल अब्यूज़ होता है उनमें 60% चांसेस होते हैं कि आने वाले टाइम में उनको पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। और उसी तरह ये मेल्स में भी हो सकता है। चाइल्ड अब्यूज़ में मतलब मार पिटाई, गाली गलौच और ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब भी हमें कोई डर लगता है तो हम घबरा जाते हैं, तो वो घबराहट जो है वो दहशत की तरह हमारे मन में बैठ जाती है और फिर वो बिना बात के ट्रिगर होने लगती है, तो उसको बोलेंगे हम पैनिक अटैक। अब ये जो है डिस्क्रीट एपिसोड है, मतलब एक एपिसोड आया 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा और उसके बाद चला गया, लेकिन ये छोड़ जाता है उसके बाद एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी। एंटीसिपेशन का मतलब है आप सोचने लगते हैं अब इसके बाद क्या होगा, तो इसलिए आपको डर लगने लगता है। इसीलिए लोग अकेला नहीं रहना चाहते, इसीलिए लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसीलिए लोग ड्राइव नहीं करना चाहते, इसीलिए लोग फ्लाइट में अकेला नहीं जाना चाहते। उनको लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, तो कोई तो होना चाहिए मेरा अपना जो मुझे बचा लेगा, जो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। जबकि बहुत सिंपल इलाज होता है इसका। और अक्सर होता क्या है कि जब पेशेंट पहली बार जाता है तो उसको टैबलेट दे देते हैं, मतलब एल्प्राजोलैम दे देते हैं या क्लोनाज़ेपाम दे देते हैं, और उससे वो अटैक जो है वो कंफर्टेबल हो भी जाता है पेशेंट, बट उसकी तसल्ली नहीं होती और उसका मन नहीं मानता कि मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। बट जब मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी होती हैं, काफ़ी सारे पैसे खर्च हो चुके होते हैं, फैमिली भी थक जाती है, पेशेंट भी थक जाता है, तो वो जब साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिस्ट से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अगर लेते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं, उसमें मेन फोकस यही होगा कि अगर आपको ऐसे लक्षण आते हैं तो आपको ये नहीं मानना कि ये हार्ट अटैक है, आपको समझना है कि ये तो सिर्फ मेरे मन की परेशानी है, शरीर की परेशानी नहीं है। तो ये सब साइकोलॉजिस्ट करेंगे। उसके अलावा जो मेडिसिन वाला पार्ट है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि अगर किसी को पैनिक अटैक होता है और वो डर जो है वो 1 महीने से ज़्यादा रहता है तो हम उसको पैनिक डिसऑर्डर बोल देते हैं। तो इसका मतलब एक अटैक हो या मल्टीपल हो, बट अगर ये सब जो डर है या खौफ कह लीजिए, जो घबराहट का है, अगर वो 1 महीने से ज़्यादा रहता है तो हम बोलेंगे कि इसको पैनिक डिसऑर्डर है। अब इसकी मेडिसिन भी अलग अलग होती हैं पैनिक अटैक के लिए और डिसऑर्डर के लिए। पैनिक अटैक तो मतलब हुआ जैसे आपको बुखार हुआ है, तो अगर आपको बुखार हुआ तो आपको पैरासीटामोल देंगे जो बुखार की गोली है, उसी तरह आपको क्लोनाज़ेपाम या एल्प्राजोलैम देंगे। लेकिन इन्फेक्शन को हटाने के लिए तो आपको वो वाली मेडिसिन दी जाएगी जो एंटीबायोटिक होगी, जो इन्फेक्शन को ख़त्म ही कर दे। तो उस तरह से जो पेशेंट को है वो ऐसी दवाई दी जाती है जो SSRIs होती हैं, जैसे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, जिनकी वजह से जो है पेशेंट काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। अगर हम न्यूरोकेमिकली भी समझें इनके कॉजेज़ को, तो इसमें क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाता है जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी होती है। सेरोटोनिन का रोल होता है क्योंकि SSRIs हम दवाई दे रहे हैं। उसके बाद गाबा रिसेप्टर का रोल होता है क्योंकि बेंजोडाइजेपिन्स दे रहे हैं जो नींद की गोलियां होती हैं या घबराहट के लिए होती हैं, बट ये पेशेंट के लिए तो रामबाण की तरह होती हैं। ये ऐसा होता है कि जंगल में शेर आया और आपके पास बंदूक है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बट बंदूक में गोली होनी चाहिए। उसी तरह पेशेंट के पास भी गोली होनी चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि जब पेशेंट ठीक हो जाते हैं और वो रोज़ उनको बोलते हैं कि टैबलेट जो है ना आप अपने साथ लेके जाना, और ख़ासकर फार्मा कंपनीज़ ने बहुत अच्छा किया होता है,
कि गोलियों को ना माउथ डिजॉल्विंग बनाया होता है कि वो मुंह में घुल जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अगर आप मेट्रो में भी हैं तो भी आपने गोली जीभ के नीचे रखी, 5-10-15 मिनट में आप ठीक हो गए, ज़रूरत पड़ी तो आपने एक गोली और ले ली और 15-20 मिनट में सारी चीज़ें सेटल हो गई। तो बहुत बार ऐसा होता है कि गोली आपकी जेब में है तो सेटल है, और जिस दिन मरीज़ भूल जाता है गोली लेके जाना, उस दिन उसको पैनिक अटैक हो जाता है। तो मतलब बंदूक में गोली है तो ठीक रहता है मामला, बट टाइम के साथ जब SSRIs अपना इफेक्ट दिखा देती हैं 1-2 महीने में, उसके बाद ये दिक्कत नहीं रहती है। हाँ, बुक ये कहती है कि क्रॉनिक डिसऑर्डर है तो दवा अगर आप काउंसलिंग में जाते हैं उससे आपको बेनिफिट होता है, फिर तो दवा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको दवा की ज़रूरत है तो वो फिर साल भर के लिए चलेगी, या 6 महीने साल भर के लिए तो चलेगी। और उसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। तो आप अपने किसी भी नज़दीकी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं। ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और इस परेशानी से हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। और अक्सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी किसी को पैनिक डिसऑर्डर होता है 91% पेशेंट्स को कोई ना कोई और घबराहट की परेशानी भी होती है। तो और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग जो हैं कई बार अल्कोहल पीते हैं। जब वो पहली बार अल्कोहल पीते हैं उनको बड़ा रिलैक्सिंग लगता है, या दोस्त भी कह देते हैं एक आधा पैग लगा लिया अगर टेंशन नहीं होगी। तो ये देखा गया है कि अक्सर जो लोग शराब लेट उम्र में शुरू करते हैं, काफ़ी बार उनको कोई ना कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, चाहे वो GAD हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो या फोबिया हो, और उनको जब रिलैक्स फील होता है तो उनको लगने लगता है कि हमें इससे बेनिफिट हो रहा है, बट लॉन्ग रन में उससे नुकसान होगा। अल्कोहल सेवन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज अल्कोहल इमीडिएट रिलीफ तो दे सकता है थोड़े टाइम के लिए, बाद में उसकी दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह नींद की गोलियों से सबको डर लगता है, तो उसी तरह नींद की गोलियों की तरह ही हो गया दारू भी, तो उससे भी बुरी, तो वो तो देनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।